गुड इव्हनिंग, नमस्कार सगळ्यांना माझा प्रेम भरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार. चला, बरेच विद्यार्थी बऱ्याच वेळापासून वाट पाहत आहेत सर क्लास आहे की नाही म्हणून विचारत आहेत. तर क्लासला कधी सुट्टी नसते. ओके, रेग्युलर आपली टीचिंग चालूच असते मित्रांनो. तर आजच्या या पीरियडमध्ये, आजच्या या क्लासमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत हेन्सेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. यानी कि आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं हेन्सेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसके पहले जो वीडियो मैंने लिया था उसी वीडियो में हमने बहुत डिटेल में रीजन्स फेल्यूर यानी कि रीजन्स ऑफ फेल्यूर ऑफ बोर्स थ्योरी, यानी कि बोर्स थ्योरी के पीछे वो फेल्यूर होने के जो कुछ भी रीजन्स थे वो रीजन्स के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है. लेकिन वहाँ उसी थ्योरी में जो हेन्सेनबर्ग्स प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेन्सेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, इसके बारे में भी एक जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की वहाँ कोशिश की गई है. लेकिन वो जो बीट था हमने बोर्ड के किताब के ऊपर लिया था, यानी कि बोर्ड के किताब में जिस तरह से दिया था उसी तरह से वो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं. लेकिन मैं अभी आपको हेन्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, ये मेरे हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ. यानी कि जो कुछ डिटेल में, जो कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ एक सविस्तर देने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बहुत ही जल्दी समझ में आएंगे. क्योंकि मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन को ये समझ में आया था तो आपको तो समझ में आएंगे. आप मेरे से ज़्यादा होशियार है, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन नॉर्मल पढ़ाता है. आप बहुत सा यानी कि रेगुलर जस्टिफिकेशन करते रहते हैं. उसी तरह से मुझे अभी कॉन्फिडेंस है कि ये हेन्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये दोनों भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो. अंत तक देखेंगे तो, ये वीडियो के अंत तक, एंड तक देखोगे तो ये कंसेप्ट परफेक्ट आपके समझ में आएगा. इसका मुझे कॉन्फिडेंस है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. हेन्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस यूनिट अंडर एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो कुछ भी थ्योरीज है उसी थ्योरीज में ये एक इम्पॉर्टेंट बीट है. यानी कि ये चैप्टर के एक्चुअली दो पार्ट्स पढ़ते हैं. एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि ड्यूअल नेचर तक, और उसके आगे का जो पार्ट है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में, क्वांटम थ्योरी वगैरह जो आगे का पार्ट है वो पार्ट ये सेकेंड पार्ट बन जाता है. यानी कि अगर स्टडी करने के लिए इस चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर आप पार्ट पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स पढ़ते हैं अभी तक. यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर तक एक पार्ट पढ़ता है, और आगे का पार्ट है अंदर एटम के अंदर की. यानी कि अभी तक हमने एटम ऐसा था, इधर था, उधर था, ये पार्ट थे, ये होता था, ऐसा 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 बहुत कार फलाना फलाना बिस्ताना हमने वहाँ पढ़ा है, अभी तक भी पढ़ रहे हैं. ये लास्ट यूनिट है यहाँ का. लेकिन आगे का जो पार्ट है, हम आगे के पार्ट में हम एटम के अंदर जाते हैं. अभी तक हमने एटम को बाहर से ही देखा है, यानी कि उसका नेचर वगैरह 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 फलाना फलाना मैंने बताने की कोशिश की है. लेकिन अब इसके बाद, ये वीडियो के बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आप एटम के अंदर क्या क्या रचनाएं हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग है, किस तरह से सेल्स है, किस तरह से ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सेल का शेप कैसा है, ये आगे देखने वाला है. क्वांटम थ्योरी वगैरह पूरा क्वांटम मैकेनिक्स के में. लेकिन अभी हम देखते हैं हेन्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो चलो बहुत इजी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपके समझ में आएगा. हेन्सेनबर्ग ये शास्त्रज्ञ थे. इन्होंने कैसा है कि ये जो शास्त्रज्ञ है ना बहुत सारे, ये खुद अपना सर लगा के, भेजा लगा के दूसरा कुछ तो नया नया खोजते हैं. और मैं
तुम जैसे, मैं, मेरे जैसे टीचर, आप जैसे बच्चों के, ये सर को खजूर होता है ना, खजूर होता है। अगर इसने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर खोजा नहीं होता, इसके बारे में रिसर्च नहीं की होती, तो ये आपके सिलेबस में नहीं आता। आपके सिलेबस में नहीं आता तो यह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। डॉक्टर बनने की जो इच्छा है ना, इंजीनियर बनने की इच्छा है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है, मन ना करे फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा ही है ना? लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बच्चों, दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये एक इतना सीधा और इतना अच्छा बीट है, जो कुछ भी है हम इसका पढ़ने का मजा लेना चाहिए। हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि एटम के बाहर क्या है, एटम के थ्योरीज क्या क्या थी और एटम के अंदर क्या है। अगर हमारा सर होते हुए भी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर हमारा सर नहीं लगाते हैं तो ये सर किस काम का है ना? अगर सर बनने के लिए अगर सर नहीं लगाते हैं तो ये सर किस काम का ये सर है? बराबर है ना? इसीलिए सर बनने के लिए सर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। सर बोले तो मराठी में साहेब, हिंदी में साहब, ये ट्रांसलेशन है। अगर साहब बनना है, अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, यानी कि जाना पहचाने वाला पर्सन अगर बनना है, तो इस तरह से ये छोटा मोटा जो किसी ने भी ये उपद्व्याप किया होगा, ये उपद्व्याप आपको जानना होगा और आगे चल के आप भी बहुत बड़े बन जाओगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। यानी कि इतना सीज़न, यानी कि समर सीज़न होके भी अगर आप 11वीं के बच्चे इतना अच्छी तरह से रेगुलर आप वीडियो देखते हैं, रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं, तो श्योर आप आगे जाके बहुत अच्छे और बहुत बड़े ही बनने वाले हैं, श्योरली। ओके, चलो, तो डिस्क्राइब द हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी इसका मतलब क्या है? सर्टन। सर्टन बोले तो क्या है? सर्टन, हाँ, सर्टन बोले तो एक फिक्स ऐसा नेचर है उसका, और अनसर्टेनिटी बोले तो वो फिक्स नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बदलती रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी लाइव है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वेटिंग भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम झाला शुरू करा, सर टाइम हो गया शुरू करो। उसके बाद बोलते प्लीज स्टार्ट सर। उन्हें सब्र नहीं होता, उन्हें वेटिंग नहीं होती, वेटिंग करना सहना नहीं होता, उनको वेटिंग करणे त्यांना सहन होत नाही, बेचैन होतात। सर सुरू करा सर, 1 मिनिट झाला, 4 वाजून 3 मिनिट झाले, 4 वाजून 3.5 मिनिट झाले, 4, 6, 7, यानी कि हम वेटिंग नहीं करते क्योंकि टाइम हमारे लिए ठहरता नहीं है। कभी मुझे आने के लिए जब थोड़ा सा उशीर होता है, लेट होता है, तो इसलिए होता है कि कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम घसा फाड़ के गुड़ खा के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाते रहूँगा। जर्मन फिजिसिस्ट, मैंने आपको शुरू में ही बोला है, बुक में जो कुछ कंसेप्ट दिया है वो थोड़ा सा जाड़ा सा, टफ सा, लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन मैं ये मेरे लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत समझ में आएगा। जर्मन फिजिसिस्ट हेंसेनबर्ग प्रोपोज्ड, जर्मन फिजिसिस्ट कहाँ के थे ये? जर्मन के थे। ओके, प्रोपोज्ड दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 1927। ये फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट। ये किसने बताई? हेंसेनबर्ग ने बताई। कब बताई? 1997 को। ये कौन से देश के थे? ये जर्मन के थे। ये कौन से सब्जेक्ट के साइंटिस्ट थे? तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट के साइंटिस्ट थे। काम खत्म। ओके, चलो, ये रहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक किन्होंने बताया। इसके ऊपर आपको 4 मल्टीपल क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। कौन से देश के थे? जर्मन के थे। कौन से सब्जेक्ट के थे? फिजिक्स के थे। किसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया?
हैंसेनबर्ग ने प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया। कब किया? 1927 को किया, 4 हो गए। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज प्रोपोज्ड बाय साइंटिस्ट, ये 5th का। देखो बच्चों, सेंटेंस एक है, खाली एक सेंटेंस है, लेकिन एमसीक्यू कितने हैं? कितने बने एमसीक्यू? 5 एमसीक्यू बने। और इन्हीं ऐसे ही 5 5 5 5 अगर सेंटेंस के ऊपर आप बनाते रहेंगे और इसी तरह से आप चैप्टर का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इसका प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी तरह से होगा। इसी तरह से हर एक सेंटेंस के ऊपर, थोड़ी सी स्पीड कमी कर, इसी सेंटेंस के ऊपर इसी तरह से आप ईच एंड एवरी सेंटेंस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स बनाना ट्राई कीजिए। यानी कि आपको सेपरेटली कोई किताब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही एक बड़े किताब बन जाओगे। ओके, चलो उसके बाद क्या है आगे का पॉइंट देखो। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या है प्रिंसिपल? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, उसकी क्या हम मेजरमेंट नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल कहा है, इम्पॉसिबल, ये अशक्य है। किसका? टू मेजर द साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली बोले तो दोनों ही एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। अगर दो साइड से, दो डायरेक्शन से अगर 2 पंसर एक दरवाजे पे आ गए और दोनों ही अंदर एक ही टाइम पे घुसने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस। और उस वक्त अगर एक लड़की है एक लड़का है तो टक्कर बन जाती है और वो लड़की बोलती है तेरी आंखों में मिट्टी गई है क्या? कुत्ते दिखता नहीं क्या तेरे को, हरामी कहीं का? चुपचाप मुंह लटका के अंदर चुपचाप जाके बैठता है बेचारा। क्लास की बात रहती ना डोर पे। अक्सर ऐसी बातें अच्छी, यानी कि जो सुसंस्कृत लड़कियां रहती है, ये इसी तरह से बातें कभी नहीं करते। अरे सॉरी, वो खुद बोलेगी सॉरी तेरे को धक्का लग गया, बाद में वो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सॉरी मेरी गलती थी, मैंने धक्का दे दिया, मैं भागते आया, आप भी भाग दौड़ के आए, दोनों दौड़ के आए, हो गया एक्सीडेंट, चलते रहता है। ओके, हंसते हंसते अंदर जाते हैं। लेकिन जो खड़ूस रहते हैं, दूसरों को अक्सर बुराइयां कहने में उनको जब अच्छा लगता है, ऐसे ही बच्चे ऐसे मोमेंट में दूसरों को गालियां देते हैं। अच्छे बच्चे कभी गालियां नहीं देते। ओके चलो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन। मेरी बच्ची भी मेरे पास बैठी हुई है अभी। ओके, साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, उनकी पोजीशन एंड मोमेंटम मेजर करना, साइमल्टेनियसली मेजर करना, ये इम्पॉसिबल होता है। ओके, पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, अचूकता, बहुत शार्पनेस उसका हम नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है इसीलिए। ओके चलो आगे का बिट। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। एक अटेम्प्ट, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर, अटेम्प्ट इसके बारे में एक प्रयत्न किया गया, अटेम्प्ट हुआ, प्रयत्न बोलते हैं हम, प्रयत्न, अटेम्प्ट बोलते हैं ना कि नीट एग्जाम के लिए कितने अटेम्प्ट अलाउड हैं? 4 5 6 15 20 बुढ़ापे तक तो कुछ भी यूपीएससी के वगैरह कुछ अटेम्प्ट रहते हैं, नहीं तो बहुत ही लोगों की जो, यानी कि वहाँ क्राउड हो जाएगा एग्जाम सेंटर पे बहुत, एक इसीलिए लिमिटेशन दिया गया रहता है। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज, कौन सा? एक तो पोजीशन, नहीं तो मोमेंटम। ओके, वन ऑफ दीज क्वांटिटीज विथ हायर एक्यूरेसी से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी एक का। समझो अगर कोई, बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं जमता है, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे भी बातें करते हैं, दूसरा भी काम करते हैं। बहुत सारी औरत घर पे ऐसी रहती है कि किचन में खाना वगैरह पकाती है, उसी वक्त वो बच्चे को आपने गोद में लेके उसे सुलाती भी है।
एक हाथ से बच्चे को सुलाती है और दूसरे हाथ से तवे पे जो रोटी रहती है उसे सेकती है। ये हमारी माँ जो है इतना मेहनत करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि हेडफोन लगा के गाने सुनते सुनते स्टडी करते हैं, गाने सुनना चालू रहता है और स्टडी करता है। दो किस्म के बच्चे होते हैं। अगर वो हेडफोन लगा के अगर गाने सुनते हुए अगर स्टडी करते हैं तो बाहर के साउंड पोल्यूशन का उन्हें थोड़ा भी एतराज़ नहीं होता, थोड़ा भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। और दूसरा है कि गाने लगाते हुए गाने सुनते सुनते वो सो जाते हैं। बहुत किस्म के बच्चे होते हैं। द टू क्वांटिटीज विद द हायर एक्यूरेसी विथ अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। कौन सा भी एक एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और एक की कम होती है, ये भी है, बराबर है। हम भी अगर कोई दो काम करते हैं, एक टाइम पे अगर दो काम करते हैं तो श्योरली एक काम के ऊपर हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसकी एक्यूरेसी उसके काम के ऊपर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और दूसरे पे थोड़ा सा कम हो सकती है। वही है ये पोजीशन और मोमेंटम, इनके बीच थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो और आगे क्या है, देखो इस तरह से देखो तो देख क्या है यहाँ का, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल्टा पी रहता है, डेल्टा पी मोमेंटम। तो मोमेंटम हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो P इज इक्वल टू एम वी, आपको ये इक्वेशन पता है और इसी इक्वेशन के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं। तो किस तरह से देखो, तो डेल्टा P इक्वल्स टू एम इंटू वी है। बट व्हाट इज दिस V? V इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो कुछ भी बदलाव होता है उसी वेलोसिटी के ऊपर, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, जो कुछ भी पार्टिकल हो उसका मास। डेल्टा V इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h by 4 pi, ग्रेटर देन h by 4 pi, where h is the Planck's constant। h क्या है यहाँ का, Planck's constant है। और एक बार बता देता हूँ, m is the mass of particle, m क्या है, mass of particle है यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा v is the uncertainty in velocity, फिक्स नहीं है, उसका वेरिएबल है, वेरिएशन है, अनसर्टेनिटी है वो, ओके। और वो कितना है, इज इक्वल टू ग्रेटर, इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h by 4 pi, where h is the Planck's constant। h क्या है, Planck's constant, h हम इसे क्या कहते हैं, Planck's constant कहते हैं, ओके। चलो, thus the mathematical expression for Heisenberg's uncertainty principle is simply written as, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। एक सिंपल है, ये देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h बाय 4 पाई, बराबर है, h बाय 4 पाई। और डेल्टा एक्स इंटू यम इंटू डेल्टा वी जो मैंने अभी आपको बताया था, ओके, इज दी h बाय 4 पाई है, दोनों का भी सेम है, जस्ट ग्रेटर है, ओके। और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज नियरली ग्रेटर दैन किससे, h बाय 4 पाई यम, h बाय 4 पाई यम। ये जो यम है ना, ये यम हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में इस तरह से यम, और ये 4 पाई रहता है, पहले से ही हमारा ये 4 पाई, उसके बाजू में इस तरह से यम लिख देते हैं, तो ये बन जाता है h बाय 4 पाई यम, इस तरह से इक्वेशन बनता है। नोट दैट इफ यम इज द लार्ज एनफ, यम इज क्या है, लार्ज एनफ है, थोड़ा सा ज़्यादा है, द अनसर्टेनिटीज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कैन बी क्विट स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल हो सकते हैं, एंड स्टिल सेटिस्फाई द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन एक में शार्पनेस रहता है और एक में शार्पनेस नहीं रहता। उसके बाद फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये देखो एच की वैल्यू आपको पता है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 अर्ग्स है, अर्ग्स है। और ये देखो ये जो 4 है, ये 4 की वैल्यू हमने लिख दी, ये पाई की वैल्यू भी हमने यहाँ लिख दी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम अभी यहाँ देख रहे हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.108 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -28 ग्राम है, यानी कि यहाँ यूनिट भी मैंने लिखा है। अगर इसका अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से ये वैल्यू आती है इक्वल्स टू 0.579 अर्ग्स पर ग्राम। ये क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ना ग्राम, इसीलिए पर ग्राम पे आता है, पर ग्राम में इसे एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर ऑब्जेक्ट्स लार्ज एनफ टू बी सीन, लार्ज एनफ टू बी सीन, the uncertainties are small and we can easily describe their orbits. Thus, the orbits of baseball and the orbit of Earth have the meaning same one. देखो, for the objects large enough to be seen, the uncertainties are small and we can easily describe their orbits. Thus, the orbit of a baseball and the orbit of the earth have the same meaning. See, same position पे आ जाता है। But when the mass is that an electron, the uncertainties become significant. Uncertainties क्या होती है, become significant हो जाती है। इस तरह से इसकी ये वैल्यू अब हम यहाँ देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में हमने इस तरह से इसका कैलकुलेशन लिया है। अभी हम देखने वाला है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड पार्टिकल के बारे में। ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर बोले तो दुहेरी, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये बोलत असताना मराठीमध्ये एक व्याख्या आहे बघा, शब्द म्हटला जातो, दोन तोंडाचं मांडूळ म्हणतो आपण त्याला। मांडूळ, मांडूळ माहिती है ना, दोनों तरफ ही उसको टेल नहीं रहता, माउथ जैसा सिचुएशन रहता है, एक्चुअली माउथ नहीं रहता लेकिन माउथ जैसी पोजीशन टेल के साइड की भी रहते हैं, दोनों साइड पे। और जो मांडूल रहता है वो पीछे भी चलता है, जमीन पे अगर उसे रेंगना है तो वो पीछे भी रेंगते जा सकता है, रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल्स की क्लास में आता है। ओके, तो उसी तरह से ये ड्वेल नेचर है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। मैटर एंड लाइट के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो क्या है, देखो, डिस्क्राइब द ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर हम देखते हैं। एकदम सिंपल पॉइंट है, आपके समझ में आएगा। देखो, इन 1924, कब, 1924 में, 24 में फ्रेंच फिजिसिस्ट, कौन से देश के हैं, फ्रेंच के थे, फ्रेंच, हम कहते हैं ना फ्रेंच, फ्रेंच कट वगैरह, यहाँ के जो वगैरह वगैरह रख देते हैं बाल वगैरह, कहीं तो बकरे जैसे रख देते हैं, यहाँ के 4-5 बाल रख देते हैं, कहीं यहाँ के रख देते हैं, हर एक की स्टाइल होती है, हर एक की। अभी तो स्टाइल नहीं निकली, जो कि ये जो एब्रो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भवई, आईब्रो, ओके ना, ये जो है ना, ये निकालने की फैशन नहीं आई है अभी तक। तो ये जब आएगी तब वो भी कर देंगे लोग पूरे। ओके, तो द फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोगली suggested that if light has both particle and wave like nature, किसने बताया ये बता दिया है फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रेंच के। वो पहले वाला कौन से देश का था, तो पहले वाला था जर्मन देश का था, जर्मन का था वो पहले वाला, बहुत ही होशियार था, और उससे ज़्यादा ये होशियार निकला, उससे भी ज़्यादा। बैठे बैठे लोचे कर दिए उन्होंने, लोचा ही है ना, या आपके मगजमारी, आपको टेंशन, आपका सर खा रही है सब पूरा। मुझे बहुत बुरा लगता है आपको जब पढ़ना पड़ता है तो, लेकिन इसमें भी पढ़ने की मज़ा लेनी चाहिए, बहुत अच्छा भी बीट है, चलो मज़ा लेते हैं इसका। 1924 द फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली, कौन था ये फ्रेंच फिजिसिस्ट था। कब, 1924 को। ओके, फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, कि लाइट हैज बोथ, दोनों ही नेचर वो दिखाती है। कौन सा नेचर, एक था पार्टिकल नेचर
और दूसरा था वेव लाइक नेचर। एक नेचर है पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक है पार्टिकल नेचर इस तरह से, और जो दूसरा नेचर बता रहा हूं मैं यहां आपको, दिस इज द पार्टिकल नेचर, बराबर है ना। बोथ नेचर यहां ड्वेल नेचर, ओके, लाइक द नेचर। सिमिलरली द ड्वेलिटी मस्ट बी ट्रू फॉर मैटर। मैटर के लिए ये क्या है, ट्रू है। देखो लाइक नेचर, पार्टिकल एंड वेव लाइक नेचर, द सिमिलैरिटी, सिमिलर ड्वेलिटी, ड्वेलिटी बोले तो दुहिरीपना, मस्ट बी ट्रू फॉर मैटर, मैटर के बारे में ये सत्य है, ओके। दस एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव। ये मटेरियल पार्टिकल जैसे ही दे कैन बिहेव्स एज लाइक अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव, दोनों का ही ये बिहेवियर करते हैं। और ये वेव्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसके भी वीडियोस है, उसके भी पॉइंट्स मेरे पास है, उसका भी मटेरियल मैंने बना के रखा है जो कि आपने साउंड में पढ़ा है, साउंड में पढ़ा है, फिर भी मैं यहां भी आपको वीडियोस उसके ऊपर देने वाला हूं। एक जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस प्रेजेंटेड अ न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ये देखो, दिस प्रेजेंटेड अ न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी, एक नई मैकेनिकल थ्योरी दुनिया के सामने मैटर के बारे में लुइस डी ब्रोगली ने रख दी है। पार्टिकल के बारे में, दैट पार्टिकल कैन बिहेव एज लाइक अ वेव एज वेल एज मैटर, यानी कि वो वेव्स और मैटर जैसा वो बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, ओके। तो आगे का पॉइंट क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, हमारे नेकेड आई तो नहीं देख पाता, उसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। व्हेन इन मोशन पजेस वेव प्रॉपर्टीज, अगर ये मोशन में रहता है, मोशन में अगर गति में रहता है तो ये वेव्स लाइक नेचर बिहेव करता है, वेव्स लाइक नेचर वो करता है, वेव्स लाइक, ओके। अगर वो नॉर्मल वेलोसिटी में रहता हो एज लाइक पार्टिकल, ओके। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली the wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is given by the relation, यानी कि डी ब्रोगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, उसका रिलेशन है किस तरह से, अगर उसी पार्टिकल का मास हमने यम कंसिडर किया और वो जो पार्टिकल है वो अगर v वेलोसिटी जा रहा होता है तो उसका रिलेशन इस तरह से आप देख सकेंगे। दिस इज द लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी, अपना माहिती है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी। बट व्हाट इज दिस h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू ये देखो मैंने आगे लिखे रखी है, और m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इस तरह से यहाँ लिखा है, और v इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। और उसका इस तरह से वेलोसिटी 2.99 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो एवरेज है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है उसकी, एवरेज वेलोसिटी हम इमेजिन करते हैं, ओके। और आगे क्या है बच्चों, आगे का बीट हम देखते हैं, चलो। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। ये देखो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, आगे क्या क्या है देखो, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, आगे नहीं बताया, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी टर्म मैंने बता दी। दिस कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज, नीचे की तरह से एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में इस तरह से आपको यहाँ बता देते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन, दिस कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स का इक्वेशन मैंने आपको दिया है, इसके पहले दिया है, किस तरह से वो प्लैंक्स का इक्वेशन देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स एनर्जी, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप,
आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन्स इक्वेशन में क्या कहा गया है, तो E इज इक्वल्स टू mc², m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and c is the velocity of electron and that is equals to velocity of light। देखो this is the both equation, equating both equation, एक equation और वो equation हम क्या करेंगे, equate करेंगे, और equate करने के बाद hc by lambda, hc by lambda is equals to mc square है। ये देखो mc square आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, और इसके पहले जो मैंने आपको इक्वेशन दिया है वो है hc by lambda, hc by लैम्बडा। दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के बाद आपको लैम्बडा के बराबर अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय एम सी, इस तरह से ये स्टेप आ जाती है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय एम सी, इस तरह से। ओके, दिस इज द सेम एज डी ब्रोगली रिलेशन, और ये क्या है, डी ब्रोगली रिलेशन के बराबर ये क्या है, सेम है। इसी तरह से ये मैंने आपको बता दिया है। देखो लैम्बडा अगर आपको डिटरमाइन करना है तो ये रहा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट मूव्स इन द एटमॉस्फेयर। ओके, और देन दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, और इसके ऊपर भी इससे नहीं छोड़ा गया। ये किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया, और डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन करने के बाद इसके बाद जो दूसरा शाना आया, दूसरा शाना बोलेंगे हम, दूसरा साइंटिस्ट आया, दूसरा ब्रिलियंट टैलेंटेड पर्सन आया, उसका नाम था डेविसन, और उसका दोस्त था दूसरा वो जर्मर। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको 12th में है, डेविसन एंड जर्मर। इन दोनों ने क्या किया, मैटर के बारे में स्टडी किया और उन्होंने प्रूव करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, वेरीफाइड बोले तो प्रूव करके दिखाया, वेरिफिकेशन किया, जो यहाँ जो बताया गया उसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में क्या बताया उन्होंने, वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर बाय ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन इफेक्ट्स, सॉरी डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स विथ एन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन बीम, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपेरिमेंट, एक मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बीम मारा जाता है टारगेट पकड़ के, और उसका स्कैटरिंग होता है, डिफ्रैक्शन होता है उसका, और डिफ्रैक्शन होके एक राउंडेड स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग ली जाती है, और कितने डिग्री से वो डेविएशन करता है, वो डेविएशन एक ग्राफ के आधार पर उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एंगल बदलते ही उसका डिफ्लेक्शन बदल जाता है। डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स विथ एन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, और इलेक्ट्रॉन का बीम मारा जाता है, जैसे कि हम लेजर बीम मारते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बीम रहता है। लेट द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ अ पोटेंशियल ऑफ v, एक v पोटेंशियल के साथ वो एक्सेलरेटेड होता है। देन द काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूवमेंट करता है। ओके, तो आगे का बीट क्या है देखो, देन 1/mv², हाफ 1 बाय बोले तो हाफ mv², और ये तो आपको मालूम है हाफ mv² क्या है, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एनी बॉडी। अगर किसी भी एटमॉस्फेयर में अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती है तो मूवमेंट करने वाले किसी भी बॉडी के लिए ये होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में। ओके, और आगे क्या है तो देखो हाफ mv², आगे हमने क्या किया है देखो, तो इस तरह से इक्वेशन था हाफ mv² इक्वल्स टू ev है, तो ये जो दो है ना, ये दो हमने इधर मूवमेंट करे। ओके, तो मूव करने के बाद इस तरह से इसका आ जाता है। ओके, देन हाफ mv² equals to ev²। ओके, देन mv² 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन mv। ओके, देखो अब ये क्या आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, अभी तो सर ने यहाँ m दिया है और इधर तो अभी आया m², और बाप रे कसं आलो बाबा, टेन्शन आलं ना, काय नाही घाबरायची गरज नाही। हे पहा इकडं m आहे इस तरह से,
यम वी स्क्वायर, और इधर का जो 2 था ना डिनोमिनेटर का, ये 2 हमने इधर लिया और इस तरह से ई भी था ऑलरेडी। हमने एक थोड़ा सा नॉर्मल चेंज किया। क्या नॉर्मल चेंज किया हमने? दोनों ही साइड में यम से मल्टीप्लाई किया। ये देखो इधर हमने यम से मल्टीप्लाई किया और इधर हमने यम से मल्टीप्लाई किया। यम वो स्वर्ग वाला यम नहीं है, इधर का यम, और दोनों का कंपैरिजन का कंबाइन करने के बाद ये हुआ यम स्क्वायर वी स्क्वायर, और इधर हुआ 2EV यम। अब भी समझ में आया। अब आया ऊंट पेड़ के नीचे, है ना? अभी इस तरह से ओके। तो यम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2EV यम। तो आपको मालूम है, तो यम वी और इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो अंदर जो यम वी है ना, ये यम वी, तो यम वी क्या आएगा? पी आएगा। दिस इज द पी, ओके, दिस इज द पी। तो आगे का क्या है देखो, यम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2EV यम है। यम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2EV यम, ओके। तो देखो यम स्क्वायर वी स्क्वायर, दिस इज द एम वी, और इसका हम क्या करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर लिया और बाद में स्क्वायर रूट लिया, तो इधर जो टर्म है हमने इस तरह से स्क्वायर रूट में लिखी। लेकिन यम वी के बराबर क्या है? ये भी बोले तो क्या है? पी है। पी बोले तो लीनियर मोमेंटम है। ये देखो इस तरह से लीनियर मोमेंटम हमने लिखा है, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स टू यम वी, और पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2EV यम। इस तरह से आपको प्रॉब्लम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। नीट जी के लिए इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप इसका भी थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए, ओके। तो चलो देन इसके बाद लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय 2EV यम। इसके बाद देखो इफ बोर्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, बोर्स थ्योरी is associated with de Broglie's equation, when then wavelength of an electron can be determined in Bohr's orbit, in Bohr's orbit में देखो de Broglie's equation, then the wavelength of an electron can be determined in Bohr's orbit, Bohr's orbit and relate it with circumference and multiply with the whole number। और एक बार देखो, if the Bohr's theory is associated with the de Broglie's equation, then the wavelength of electron can be determined, इस तरह से can be determined in Bohr's orbit। Bohr's orbit में उसकी wavelength आप डिटरमाइन कर सकती है। बोर ऑर्बिट हम किससे कहते हैं? किसको बोर ऑर्बिट कहते हैं? कि जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी रिवोल्यूशन करता है। विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी अगर एक ऑर्बिट में वो रिवोल्यूशन करता है तो उसी ऑर्बिट को हम कहते हैं बोर्स ऑर्बिट। दैट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट, विदाउट रेडिएटिंग ऑर्बिट। इस तरह से डिफरेंट नाम्स दिए गए हैं, और जो कुछ भी एनर्जी रेडिएट की जाती है उसी एनर्जी को कहा जाता है, एक पैकेट को नाम दिया गया है क्वांटा, and that each quanta is named as photon। त्याचं नामकरण केलं गेलं फोटॉन, आणि फोटॉनची एनर्जी किती असते? तर दॅट ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, इस तरह से एच न्यू होता है, ओके। तो देन सर्कमफेरेंस एंड मल्टीप्लाई विद द होल नंबर से, देन द 2 पाई आर इज इक्वल्स टू NH। 2 पाई आर इक्वल्स टू NH, यानी कि लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय n। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय n, 2 पाई आर बाय n, इस तरह से इसकी वैल्यू आती है, ओके। फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन द लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई, दिस लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई। इस तरह से इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। thus the h by mv is equals to 2 pi r by n। h by mv is equals to 2 pi r by n, 2 pi r by n। अगर हम इसका मॉडिफिकेशन करते हैं तो ओके, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 pi r by n है, बराबर है 2 pi r by n। और आगे हम इसका पूरा मॉडिफिकेशन करते हैं, h के बराबर वगैरह पूरा टर्म्स लिखिए, तो ये देखो इस तरह से h बाय एम वी इज इक्वल 2 पाई आर बाय n, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। कुछ डाउट है तो आप मुझे
पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे का और क्या है देखो, और देन द एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। ये देखो थोड़ा सा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एम वी आर, देखो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा जस्ट रीअरेंज करेंगे। ये एच है, ये जो 2 पाई है ना, ये 2 पाई इधर 2 पाई लेते हैं। ओके, और ये जो एम वी है, तो ये एम वी डिनोमिनेटर का है, ये इधर हम न्यूमरेटर में लेते हैं। एम वी आर डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसी तरह से इसका वैल्यू बदल जाती है। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। और ये रहा प्रिंसिपल पासुलेट। कौन सा पासुलेट है, कौन से नंबर का पासुलेट है? चलो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, सब बच्चे कमेंट करके बताइए। चलो ये कौन सा पासुलेट है जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है? एक इससे पहले तीसरा या चौथा वीडियो होगा कि कौन से नंबर का ये पासुलेट है? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, ये कौन से नंबर का पासुलेट है? ओके, कमेंट करके बता दीजिए, मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। देन दी लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, देन 10 एच बाई एम वी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई एन, और एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। और देन द सेवेंथ, द डी ब्रोगली इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बट it has significance only in case of microscopic particles। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, ओनली माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में। सिंस वी कम अक्रॉस द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर एवरीडे लाइफ, द डी ब्रोगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको ड्वेल नेचर के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल देने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करो, और ये वीडियो मेरी टीचिंग प्रोसेस, मेरा टीचिंग का काम करना, अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई ये टीचिंग करना और ये फ्री में टीचिंग करना अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं सर, ऐसा आपको लगता है, तो वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करो। सेकंड पासुलेट बराबर है, सेकंड पासुलेट है। ओके, सुजाता शेवड़े, वेरी गुड बेटा, सेकंड पासुलेट है। तो इस तरह से मैंने आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। बहुत सारा जो हमने मटेरियल लिया है उसका भी रेफरेंस देके ये कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से और एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है। यही कंसेप्ट हमारे बुक में ही है, आप दोनों तरफ ही से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अगर ये अच्छा लगता है तो यही अच्छा है ऐसा समझो और यही पढ़ो, और वो बुक में का आपको अच्छा लगता है तो वो कल लिया वाला इसके पहले जो वीडियो था उसमें का करो। तो इसलिए दोनों भी मैंने मटेरियल आपको थोड़ा सा लूसिड लैंग्वेज में ईजी करके मैंने दिया है। तो बच्चों, आपने अभी तक मुझे पढ़ाने का चांस दिया, इसलिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को फिजिक्स के वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय। लेकिन शेयर करना, शेयर करने के लिए मत भूलना। ओके, चलो ठहरते हैं, बाय बाय।